नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखा की, यानी हमारी खेती-बाड़ी की। ये सिर्फ फसलें उगाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी परंपराओं और हाँ, हमारे भविष्य की भी कहानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, भारत की आबादी का 2/3 हिस्सा, मतलब हर 3 में से 2 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें बताता है कि कृषि का पैमाना कितना विशाल है और ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है, हजारों साल पुरानी परंपरा है ये। कृषि हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ये ना केवल हमारे लिए खाना उगाती है, बल्कि कपड़ा और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देती है। मतलब किसानों के अलावा भी लाखों लोगों का रोजगार इसी से चलता है। अच्छा, तो क्या भारत में खेती का कोई एक ही तरीका है? बिल्कुल नहीं। ये वक्त के साथ बदली है और आज भी पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीके साथ-साथ चलते हैं। आइए, खेती के इन 3 अलग-अलग चेहरों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खेती का सबसे पुराना रूप, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यहाँ जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर लकड़ी के हल जैसे पुराने औजारों और परिवार की मेहनत से खेती होती है। यहाँ सब कुछ कुदरत के भरोसे है, मॉनसून की बारिश और मिट्टी की अपनी ताकत। इसी में एक तरीका आता है जिसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। ये जो तरीका है जिसे कर्तन दहन या स्लैश एंड बर्न कहते हैं, ये प्रकृति के साथ एक गजब का तालमेल दिखाता है। किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करके जला देते हैं और उसकी राख वाली जमीन पर कुछ साल खेती करते हैं। जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो एक नई जगह चले जाते हैं और पुरानी जमीन को फिर से हरा भरा होने का मौका देते हैं। जैसे कहानी है रिंझा नाम की बच्ची की, जिसका परिवार इसी तरह प्रकृति के साथ मिलकर खेती करता है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखते हैं। गहन जीविका निर्वाह कृषि। ये उन जगहों पर होती है जहां जमीन पर आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में। यहाँ असली चुनौती ये है कि जमीन के एक ही छोटे से टुकड़े से साल दर साल ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए। इसीलिए इसमें सिंचाई और खाद का जमकर इस्तेमाल होता है। और फिर आता है तीसरा रूप, वाणिज्य कृषि। यहाँ का मकसद बिल्कुल अलग है। यहाँ खेती पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में फसल बेचकर मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज्यादा उपज देने वाले बीज और खाद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कमर्शियल फार्मिंग का एक बढ़िया उदाहरण है प्लांटेशन फार्मिंग, यानी रोपण कृषि। जरा कल्पना कीजिए, मीलों तक बस एक ही फसल, जैसे केले का ये बागान। भारत में चाय, कॉफी, रबर और गन्ना कुछ मुख्य रोपण फसलें हैं जो सीधे उद्योगों को कच्चा माल देती हैं। तो खेती के तरीकों के बाद अब समझते हैं उस रिदम को, उस ताल को जिस पर भारत की पूरी खेती चलती है। और ये ताल जुड़ी है 3 फसली मौसमों से, जो सीधे सीधे मॉनसून पर निर्भर करते हैं। ये टेबल एक तरह से भारतीय कृषि का कैलेंडर है। देखिए, सर्दियों की ठंडक में रबी की फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं और सरसों। फिर मॉनसून की पहली बारिश के साथ खरीफ का मौसम आता है, जो चावल और कपास जैसी फसलों के लिए बेहद जरूरी है। और इन दोनों के बीच गर्मियों में जायद की छोटी लेकिन ताजगी भरी फसलें उगती हैं, जैसे तरबूज और खीरा। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं भारत के अन्न भंडार पर और उन कुछ खास फसलों को देखते हैं जो न सिर्फ हमारा पेट भरती हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी चलाती हैं। सबसे पहले बात चावल की, जो सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में भोजन और संस्कृति का केंद्र है। ये एक प्रमुख खरीफ फसल है और चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद नंबर आता है गेहूं का। ये देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। खासकर उत्तर भारत के खाने की तो इसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर में गंगा सतलुज के विशाल मैदानों में सर्दियों के दौरान होती है। और हाँ, मोटे अनाजों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ज्वार, बाजरा और रागी जैसे अनाज पोषण के पावर हाउस है। इन्हें भले ही मोटा अनाज कहते हैं, पर रागी में आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है और आज तो पूरी दुनिया इनके फायदों को पहचान रही है।
खाने की फसलों के अलावा चाय और कपास जैसी फसलें भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाय के बागानों में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है और कपास तो हमारे कपड़ा उद्योग की नींव है, जिससे भारत की दुनिया में एक अलग पहचान है। तो हमने देखा कि भारतीय कृषि कितनी विविध है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों और बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए इसमें लगातार सुधार की ज़रूरत पड़ती रही है। तो असली सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये परंपरा आज के दौर की 1 अरब से ज्यादा लोगों की जरूरतों को आखिर कैसे पूरा कर सकती है? इसका जवाब टेक्नोलॉजी और संस्थागत सुधारों में छिपा है। आज़ादी के बाद से इस सेक्टर को बदलने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। जमींदारी प्रथा खत्म करके जमीन जोतने वालों को दी गई। फिर आई हरित क्रांति, जिसने हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। और आज किसानों को फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है, ताकि वो मुश्किलों का सामना कर सकें। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ पारंपरिक लकड़ी का हल और दूसरी तरफ चमचमाता हुआ आधुनिक ट्रैक्टर। ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं है, बल्कि सदियों का वो सफर है जो दिखाता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। लेकिन क्या हर बदलाव मशीनों या सरकारी नीतियों से ही आता है? कभी-कभी ये एक सोच से आता है, एक ऐसी सोच जिसने एक रक्तहीन क्रांति को जन्म दिया। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अमीर जमींदारों से अपील की कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीन किसानों को दान कर दें। ये हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी से भी आती है। तो अगली बार जब हमारी थाली में खाना आए, तो एक पल के लिए उस किसान की मेहनत और उस पूरी दुनिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो उस निवाले को हम तक पहुंचाती है।